हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने में बहुत सारी खबरों को, अपडेट्स को, बहुत सारे कंपनी के नंबर्स आने वाले थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ड्रामा बाजार में चल रहा है, मतलब अमेरिकन बाजार की बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा कि जो क्लोजिंग हुई हरे निशान में हुई, बट कोई बड़ा हरे निशान तो नहीं है, केवल 22 पॉइंट ऊपर। एकदम ज़बरदस्त 200 प्लस पॉइंट चल रहा था अमेरिकन बाजार, फिर उसके बाद ज़ोरदार नीचे पटक गया, फिर वापस कंसोलिडेशन फेज में आ गया। बिकॉज आपको पता ही है, मिडल ईस्ट क्या जो टेंशन है उस चीज़ के चलते क्या देखने को मिल रहा है, अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। और इसी के बीच में काफ़ी सारी अफवाहें भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्योंकि जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और अच्छी खबर आई तो ज़ोरदार तेजी, बाद में पता चला रही है तो अफवाह थी तो ज़ोरदार गिरावट, सेम वाइस वर्सा कि बुरी खबर आ गई ज़ोरदार गिरावट, फिर बाद में अपडेट आता है अरे नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, फिर वापस रिकवरी। तो ऐसा बहुत सारा सिनेरियो अभी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहा है। विदेश के जितने भी बाजार है उसमें देखने को मिल रहा है, हमारे बाजार में भी देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, आज के दिन हमारा बाजार देख सकते हो 150 पॉइंट भागा है, 0.5% की तेजी है, हम लोग रफली कह सकते हैं। बट शुरुआत देख सकते हो, बहुत कमाल का गैप डाउन हम लोग को देखने को मिला था। गैप डाउन मतलब शुरुआत ही प्रेशर भरा हम लोग को देखने को मिला था, और इसके पीछे एक कारण भी था। वो कारण कौन सा था? तो बीच में हम लोग को खबर आती हुई देखने को मिली थी कि इजराइल ने एक ज़बरदस्त मिसाइल अटैक किया है, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। और जैसे ही खबर सामने आ गई तो एशियन मार्केट हम लोग को मॉर्निंग में ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिले थे, ऑयल प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिला था, गोल्ड का प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिला था। बिकॉज आपको पता ही है, जितना ये टेंशन बढ़ेगा और जितना ये चीज़ ब्रूटल वॉर की ओर चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। ये मार्केट खुलने से पहले हम लोग को ये सारा ड्रामा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पर बाद में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं जापान का बाजार भी लगभग 1000 पॉइंट हम लोग को गिरते हुए देखने को, काफ़ी कमजोरी थी एशियन मार्केट में। पर बाद में हम लोगों को एक बट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी कि इजराइल ने ज़बरदस्त मिसाइल अटैक किया है, तो ईरान ने उसको डिनाई कर दिया है। तो ऐसा नहीं था क्या कि इजराइल ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था, डेफिनेटली किया था, बट वो ड्रोन अटैक था। और उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा, आप नीचे यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि वो ड्रोन अटैक हम लोग को होते हुए देखने को मिला था। काफ़ी सारे ड्रोन अटैक थे, बट उन सभी ड्रोन अटैक को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, शॉट डाउन कर दिया गया। एंड बाद में इससे रिलेटेड जो अपडेट था वो इजराइल की ओर से भी हम लोग को आते हुए देखने को मिला कि उन्होंने ड्रोन अटैक किया, कोई मिसाइल विसाइल का बड़ा अटैक नहीं किया है। जैसे चीज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर भी था जो जोरदार नीचे गिरा हुआ था, उसमें भी हम लोग को कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली। और हमारा बाजार भी आप देख सकते हो निचले स्तर से धीमे धीमे करके रिकवर होते हुए देखने को मिला था। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस पूरे ड्रामे का कि यस, जब भी इस प्रकार की चीज़ें रहती है ना, काफ़ी खबरें आएंगी। अभी किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मीडिया रिपोर्ट से ही पता चल जाती है। अगर यहाँ पे कोई खबर आ गई कि भाई इसने इसके ऊपर अटैक किया, तो हम भी सारी चीज़ें वो देख लेते, फिर बाद में ऑफिशियल खबर आ जाती कि भाई ऐसा कुछ है नहीं करके। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार के आप लोगों को करंट मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रेडर वालों के लिए तो काफ़ी मुश्किल रहता है ऐसे माहौल में पैसा कमाना। इन्वेस्टर वालों को क्या ही है, अच्छे स्टॉक में बने रहते हैं और वो प्रे करते रहते हैं भाई ये जब से जल्द जितना हो सके खत्म हो जाए, वरना क्या करेंगे, बहुत लंबी अवधि तक अनसर्टेनिटी बनी रही तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम रुक जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, 1.5 साल तक हम लोग भाई बाजार को 18,000 पे ही डांस करते हुए देख रहे थे। ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि देखा गया वो वार अभी भी जारी है, बट वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट ने सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन करके रख दी जा चुकी है। तो ये एक ज़बरदस्त ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें, आज के दिन मार्केट जब ओपन होने वाला था, हमारा फोकस रहने वाला था सबसे पहले आईटी सेक्टर की सेकंड नंबर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस की ओर। इन्फोसिस के नंबर कैसे थे? कल के दिन ही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। एडीआर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। शुरुआत में भी हम लोगों को अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला, बट उस गिरावट का अच्छा खासा फायदा काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स ने उठाया है, जिसके चलते बाइंग के बाद इन्फोसिस में जो बड़ी गिरावट 2-3% की नजर आ रही थी, वो नेट गिरावट केवल 0.5% तक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। नंबर की बात करें, इतने कोई सुपर डुपर हिट तो नंबर थे नहीं। पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 जो कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, उसमें भी देखा गया तो रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास थी नहीं, पॉइंट में देखने को मिल रहा था। फाइनेंशियल ईयर 25 की भी अगर बात करें, जो कंपनी ने गाइडेंस सामने रखा हुआ है, कोई एनर्जेटिक गाइडेंस नजर नहीं आ रहा, केवल 1-3% के आसपास ही जंप रहेगी। बट देखा गया तो बाकी के भी आईटी कंपनी ने कुछ ऐसा ही गाइडेंस सामने रखा हुआ है। एसेंचर ने भी बोला था कि जो पहले का गाइडेंस उन्होंने बताया था वो भी उन्होंने डाउन यहाँ पे कर दिया। तो इस चीज़ के चलते जो ओवरऑल आईटी सेक्टर है उनमें हम लोग को एक थोड़ा सा नर्वस पैटर्न देखने को मिला। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई कंपनियां बर्बाद हो गई करके, बिजनेस में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। कभी चीज़ें अच्छी चलेगी, कभी खराब चलेगी, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत खराब। मेक श्योर कीजिएगा कि वो चीज़ें किसी कंपनी से रिलेटेड इंटरनल ना हो। इंटरनल रहेगा तो क्या होगा भाई, बाकी के कॉम्पिटिटर भाग जाएंगे, ये वही के वही बेटा रहेगा, तो वो दिक्कत हो जाती है। बट फिलहाल की जो सिचुएशन है आईटी सेक्टर में बनी हुई, वो प्योर और प्योर हम लोग को एक्सटर्नल इशू ही देखने को यहाँ पे
मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोगों का टाइम बहुत खाएगी, बहुत पकाएगी आप लोगों को। बट हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये रहती है कि सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, यस एचएएल की अगर हम लोग बात करेंगे, सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता है, बहुत पहले से हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर भी किया था। इसके पीछे का लॉजिक रीजन भी मैंने आप लोगों को बताए थे। हाँ, वही वो आईआरसीटीसी वाला वीडियो, मतलब कितना आप अंदाजा लगा सकते हो, 2-3 साल की हम लोग बात कर रहे हैं, तब से लेकर अभी तक एचएएल ने कमाल के रिटर्न यहाँ पे दिए, 10 गुना भी पैसा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन वाली चीजें नहीं रहती, मैं हमेशा आप लोगों को बिजनेस के लॉजिक्स बताता हूँ कि क्यों कोई कंपनी अच्छा कर सकती है। उसके बाद कभी सही भी जाते, कभी गलत भी जाते। एनीवेज, एचएएल की बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन में भी 2% की तेजी देखने को मिली है। और ये तेजी ऐसी नहीं, इसके पीछे रीजन है एक बहुत बड़ा, और वो रीजन ये है दोस्तों कि देखो, ये हेलीकॉप्टर्स में भी डील करते हैं, और फिलीपींस ये जो कंट्री आप सभी लोगों को पता है, वो एचएएल के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे खरीद सकती है, ऐसी खबर बाजार में फिलहाल तो चल रही है। ऑफिशियल खबर तो अभी तक तो सामने यहाँ पे नहीं आई है। सो ये पॉसिबिलिटी वाली बातें यहाँ पे रहती है, आपको पता है ये मार्केट ऐसा ही चलता है। एंड अगर ये खबर सच हो गई तो एचएएल को कितना बड़ा एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक डील मिलेगा हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, वो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑब्वियसली भाई, जितना बिजनेस मिलेगा, ये बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, तो बिजनेस मिलेगा तो क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, भाई इनकम बढ़ेगा तो भाई प्रॉफिट बढ़ेगा, आपके अर्निंग्स बढ़ेंगे, आपके मार्जिन बढ़ेंगे, तो भाई शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा। तो यही तो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एचएएल के ऑर्डर बुक इतनी जबरदस्त यहाँ पे बढ़ी है पिछले कई समय से, तो इसलिए तो स्टॉक 10 गुना हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस आज के दिन काफी अच्छा किया, 3-3.25% की अच्छी तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बड़ी कंपनी, 4-4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5 साल में डबल करके देना चाहिए, ये एक एवरेज एक्सपेक्टेशन लोग लेकर यहाँ पे चलते। उससे ज़्यादा दिया तो ठीक है, उससे कम दिया तो कह सकते हैं अंडर परफॉर्मेंस। अभी आप देख सकते हो समहाउ चीज़ें उसी तक हम लोग को मैनेज आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नंबर 1 एनबीएफसी देखने को मिल रही है। इसके लिए आप लोगों को पता ही है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बाजार में आ चुका है, जो कि बहुत बड़ा प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। तो आने वाले समय में बजाज फाइनेंस क्या अपना नंबर 1 पोजीशन रिटर्न रख पाएगा या नहीं, यही एक देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहने वाली है। चाहे हम मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें एंड उसी के साथ साथ मार्केट कैप के भी हिसाब से बात करें, तो एक देखने वाली बात जरूर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे विप्रो। आज के दिन कंपनी के नंबर यहाँ पे आने वाले थे, नंबर कंपनी के बाजार क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये 0.25% की तेजी तो देखने को मिली है ड्यूरिंग द मार्केट, उसमें नंबर का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। सो कैसे रहे विप्रो के नंबर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग एस्टिमेट्स रहते हैं। तो ईटी नाउ पोल की बात करें तो भाई वो 2880 करोड़ का एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में आया 2830, मतलब मार्जिनली डाउन हम यहाँ पे कह सकते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार के हम लोग को टाइटल देखने को मिल रहे हैं कि एस्टिमेट क्या हुआ है, मिस हुआ है, मार्जिन छोटा सा हम लोग को गैप थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड अजीम प्रेम जी एंड उनके जो बेटे हैं, उनको वापस री अपॉइंट यहाँ पे कर दिया जा चुका है विप्रो के बोर्ड पे फॉर द अपकमिंग 5 ईयर्स। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड विप्रो के डिविडेंड की बात करें तो 1 रुपये का डिविडेंड भी विप्रो ने फिलहाल तो यहाँ पे अनाउंस करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये भी छोटे, विप्रो ज़्यादा डिविडेंड देता है नहीं, आप सभी लोगों को पता है। डिविडेंड मतलब क्वांटम की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इन्होंने इतने देखे रखे हुए हैं, जिनके पास पुराने शेयर्स यहाँ पे पड़े रहेंगे, लगभग 1-1 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उनके लिए इतना बड़ा डिविडेंड भी, करोड़ों में डिविडेंड हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि नंबर थोड़े से थकेली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार के नंबर देखने को यहाँ पे मिले, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को अभी एक अनुमान लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो विप्रो के एडीआर के ऊपर हम लोगों का जरूर आज के दिन फोकस यहाँ पे रहेगा कि कैसे रहता है करके। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी बात यह है कि पहले से ही पता है कि नंबर्स ऐसे ऐसे आएंगे करके, एक अनुमान ना, टीसीएस के ऐसे आए, इन्फोसिस के वैसे आए, तो बाजार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं चलता है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी एएमसी, इनके भी नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, इनके भी नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आ चुके हैं। आज के दिन की बात करें 0.25% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। स्टॉक की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल हम कह सकते हैं जो पुराना एक हाई लेवल बनाया था उसी के करीब देखने को मिला, और इस लेवल को तोड़ने के लिए कंपनी को चाहे सॉलिड नंबर, तो क्या वैसे नंबर है। तो नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने एक्चुअल में अच्छे नंबर दिखाए हैं। नेट प्रॉफिट 44% तक जंप मार चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 29-30% की जंप है, जो कि 695 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुकी है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एचडीएफसी एएमसी के नंबर Q3 के जैसे थे, वैसे ही Q4 के भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी बाजार को ये नंबर अच्छे लगते हैं कि नहीं, वो एक देखने वाली, देखो बाजार को वो अच्छे लगना मतलब क्या, बड़े प्लेयर्स जिनके पास करोड़ों रुपया है, मान लीजिए आपके पास, हमारे पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ पैसा अगर मैं इस कंपनी में लगा देता हूँ, शेयर प्राइस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, बड़ी कंपनी है ना, 80-85 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है भाई। ठीक है, बट अगर किसी के पास 100 करोड़ है
200 करोड़ 300 करोड़, वो जब माल खरीदेगा हाँ तो चार्ट पैटर्न के ऊपर हरी कैंडलस्टिक ऐसी बड़ी बनेगी। तो इसीलिए बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या सोचते हैं, उसी के हिसाब से ये कंपनीज हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एक्चुअल में अगर देखा गया पर्सनली मुझे तो कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे लगे हैं यहाँ पे। एंड अगर देखा गया तो जो टेक्निकली भी बात बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट के करीब है करके, सो अगर यहाँ पे HDFC AMC को मंडे के दिन अगर बाजार के ओर से थम्सअप अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा और भी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही। सेक्टर तो 10-12 गुना बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। स्टॉक थोड़ा बहुत अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी, क्योंकि उस हिसाब से तो अभी तक तो ग्रोथ हम लोग को देखने को नहीं मिली है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, FPO के ऊपर फोकस रहता है। FPO की बात करेंगे तो जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। 15% प्लस GMP जो चल रहा था वो अभी 10% के करीब देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने जरूर नोट यहाँ पे करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो बोनस की खबर आती हुई देखने को मिल रही है इस कंपनी से रिलेटेड, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। सो मोतीलाल ओसवाल जैसे ही ये खबर सामने आ गई, स्टॉक में 7% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल गई। क्या बोनस दे दिया? नहीं, बोनस को वो कंसीडर करने जा रहे, प्रपोजल सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो जैसे अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाते, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखा के रखा है, जब भी एक क्वार्टर के नंबर सामने आ जाते, बोर्ड मीटिंग शेड्यूल की जाती है, तभी इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन सामने यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टॉक्स में हम लोग को ये तेजी बेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इन्वेस्टर को इन चीज़ों से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ट्रेडर लोग इस चीज़ के चलते क्या कर लेते हैं, ट्रेडिंग मतलब बाइंग यहाँ पे कर लेते हैं एंड स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है। एंड इसी में इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इन्वेस्टर इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट वाली खबर समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड ये कभी भी आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन होना नहीं चाहिए कि अच्छा आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा, बोनस दे रहा है इसीलिए, स्प्लिट दे रहा है इसीलिए। ये गलत डिसीजन होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन ये जो आप खरीदोगे इस चीज़ के चलते, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आपका उतना ही रहता है। अगर शेयर मान लीजिए डबल अगर हो जाते हैं आप लोगों को, तो शेयर प्राइस भी आधा हो जाता है, तो अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में तो चीज़ें उतनी ही रह जाती है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल क्या बोनस देते हैं या नहीं। एंड अगर बोनस देना भी ऐसी बात नहीं होती कि अच्छा ही होता है करके, अब बोनस का रेशो क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। कल अगर बोलेंगे 1 के बदले 1 शेयर देंगे तो अच्छी बात है भाई, बट ये बोलेंगे 4 के बदले 1 शेयर, तो भाई जितना यहाँ पे भागा है उतनी ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार के रेशो को बाजार थम्सअप नहीं देता, इनफैक्ट थम्स डाउन कर देता है। तो ये देखने वाली बात है, इफ बट वाली बात है, देंगे भी या नहीं वो भी आने वाले समय में पता यहाँ पे चल जाएगा। बट ये भी कभी भी डिसीजन आप लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति होना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड कल कौन सा दिन है तो आपको पता है, सैटरडे। तो भाई फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाले हैं भाई, मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।